हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साइंस की क्लास में हम लोगों ने पिछले सेशन में तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनके सभी कार्यों पे कंट्रोल करना, उनके कार्यों के बीच में समन्वय बनाए रखना। ये कार्य जो है हमारे शरीर के अंदर दो तंत्रों के द्वारा होता है, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा और एक अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ये दोनों तंत्र मिलकर ही हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों के कार्यों को क्या करते हैं, सुचारू रूप से कार्य करवाते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं, उनमें समन्वय बनाए रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर हमें जो है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उन सारी ग्रंथियों के बारे के अंदर हमें पढ़ना है। और उन ग्रंथियों से होने वाले जो रिलीज जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और उनके प्रभाव क्या होते हैं, उन हार्मोन्स की कमी या अधिकता से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे शरीर पे, वो सब कुछ अपने को यहाँ पर देखना है। तो अंतःस्रावी तंत्र, इस तंत्र में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, क्रियाविधि एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ेंगे। पर जब यहाँ पर ग्रंथियों की बात आ रही है तो ग्रंथियों को लेके एक बात करते हैं कि ग्रंथियां होती है तीन प्रकार की। ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो है वो होती है तीन टाइप की, है ना। कौन कौन सी होती है? एक होती है एंडोक्राइन, जिसे कहेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होगी यहाँ पर एक्सोक्राइन, जिसे हम कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और एक यहाँ होती है मिक्स्ड मिक्स्ड ग्लैंड, है ना, जिसे हम कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। ये ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, यानी कि इनके अंदर जो है नलिकाएं नहीं पाएगी। ये एक प्रकार से डक्टलेस होती है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो इनके द्वारा जो भी रसायन रिलीज किया जाएगा, इनके द्वारा जो उत्पाद बनाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके द्वारा रसायन रिलीज किया जाता है, स्रावित किया जाता है, जिस रसायन का या जिस केमिकल का सेक्रेशन इनके द्वारा होता है, वो केमिकल या वो उत्पाद या प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हार्मोन। यानी हम कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया गया पदार्थ हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हार्मोन कहलाता है। ठीक है। अब हार्मोन जो है ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, तो इसका मतलब ये हार्मोन जो है इन ग्रंथियों के द्वारा जब रिलीज किया जाएगा तो सीधे ही डायरेक्ट ही हमारे रक्त के अंदर मिला दिया जाएगा। यानी किसी नलिका के माध्यम से होकर ये हार्मोन हमारे सभी जो है रक्त के अंदर नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा रक्त में ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो कि अपने उत्पाद या हार्मोन्स को सीधे ही रक्त में मिला देती है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्रंथि। ये सभी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। एसेक्ट्रा में और भी है, वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे कि पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ये सारी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, यानी इनके अंदर जो है इन ग्रंथियों में कुछ छोटी छोटी नलिकाएं लगी हुई होती है, ऐसे समझ ले हम पाइप्स लगे हुए होते हैं। तो उनके माध्यम से ये ग्रंथियों द्वारा जो रसायन रिलीज किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो रसायन रिलीज किया जाता है वो कहलाते हैं एंजाइम। क्या कहलाते हैं भाई? एंजाइम। अंतःस्रावी का उत्पाद तो क्या कहला रहा था? हार्मोन। जबकि बहिस्रावी द्वारा स्रावित किया गया पदार्थ क्या कहलाएगा भाई? एंजाइम कहलाएगा। ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, यानी डक्ट फूल होती है। ये नलिकाएं कैसी होती है भाई? डक्ट फूल होती है, जो कि अपने स्रावन को नलिकाओं के द्वारा लक्षित स्थल यानी टारगेट प्लेस तक पहुंचाती है। भाई नलिकाएं लगी हुई है तो टारगेट प्लेस तक ऑटोमेटिकली रसायन क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा, है ना। तो ये एंजाइम्स, इनके द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम्स होते हैं। चलिए फिर बात करें मिक्स्ड ग्लैंड की, यानी कि मिश्रित ग्रंथि की। अच्छा पहले एक बार कि ये जो बहिस्रावी ग्रंथियां है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, तो मतलब हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां है जो बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। लाइक जैसे मैं बात करूं, लार ग्रंथियां हो गई, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सैलेवरी ग्लैंड्स कहेंगे। लाइक जैसे यकृत हो गया, लीवर, लीवर भी एक प्रकार की क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। के द्वारा क्या किया जाता है? पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। लाइक जैसे श्वेत ग्रंथियां हो गई, स्वीट्स ग्लैंड हो गई, ये इसके द्वारा पसीना या स्वेद रिलीज किया जाता है। डेक्राइमल यानी अश्रु ग्रंथियां, जिसके द्वारा अश्रु या टीयर्स रिलीज किए जाते हैं। स्तन ग्रंथियां जैसे मैमरी ग्लैंड्स, जिसके द्वारा दूध या मिल्क रिलीज किया जाता है। तो ये सारी लार ग्रंथियां, यकृत, श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, ये सब क्या है भाई? बहिस्रावी ग्रंथियां है। चलिए फिर आगे बात करें। और तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार कि भाई मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, किसे कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड।
तो एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन रिलीज करे और बहिस्रावी के रूप में एंजाइम रिलीज करे। तो जब दोनों प्रकार से वो काम करे, यानी कि वो लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करे और लाइक वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करे, इट मीन्स कि वो क्या है भाई, वो है मिक्स्ड ग्लैंड, वो है मिश्रित ग्रंथि। यानी ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, वो कहलाती है क्या भाई, वो कहलाती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड्स यानी मिश्रित ग्रंथियां। जैसे मानव शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो अंडाशय, ओवेरी, ये एक प्रकार की क्या है भाई, मिश्रित ग्रंथि है। टेस्टिस यानी वृषण, ये भी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। लाइक अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये भी जो है मिश्रित ग्रंथि है। वृक या किडनी, ये भी क्या है, मिश्रित ग्रंथियां है। तो ये 4 प्रकार की जो ग्रंथियां है हमारे शरीर के अंदर मिश्रित ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय और वृक। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, तो ये तो मोटा मोटा तौर पे आपका एक क्लासिफिकेशन था कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, उनका काम क्या है, उनके द्वारा स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है और कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। वैसे ही हमने बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों को देखा। चलिए, अब एक एक करके हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले आती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर अभी पहले जो मिश्रित ग्रंथि के बारे में जो एग्जाम्पल दिए गए, और मिश्रित ग्रंथि में जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है अग्नाशय ग्रंथि का। किसका है भाई? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। ये अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड जो है हमारे शरीर के अंदर, जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वहाँ पर आमाशय, आमाशय यानी स्टोमच, जिसको पेट भी कहते हैं, आमाशय वे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, है ना, ये आमाशय छोटी आंत के पहले वाले भाग में जहाँ खुलता है, ठीक है, वहां पर इधर दाई और साइड में पाई जाती है ये अग्नाशय ग्रंथि। क्या पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि। आप सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हो कि आमाशय के दाई और साइड नीचे स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसके द्वारा अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाज जूस रिलीज किया जाता है। अब इस जो अग्नाशय रस है, इस अग्नाशय रस में क्या क्या होगा, इस अग्नाशय रस की अगर मैं बात करूं तो ये अग्नाशय रस जब रिलीज कर रही है ये अग्नाशय ग्रंथि, तो उस समय ये बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। कौन सी, किसके रूप में करती है? बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये एक प्रकार से एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है। तो आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में किस रसायन को रिलीज करती है, तो आपको याद रखना है अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक उसका स्रावन करती है ये बहिस्रावी के रूप में। चलिए, तो फिर अंतःस्रावी के रूप में ये क्या बनाती है? जब ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करती है, देन ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो यहाँ पर कुछ जो है कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, सेल का समूह पाया जाता है, और उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीप समूहकाय। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूहकाय या लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अब इसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है, तो वो कोशिकाएं कौन कौन सी है? जैसे कि अल्फा कोशिका हो गई, जैसे कि बीटा कोशिका हो गई, लाइक जैसे कि गामा कोशिका हो गई, और एक पीपी कोशिका, पीपी सेल यानी पैनक्रियाटिक, पीपी सेल को हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक कपाली पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक, यहाँ पर लिख लीजिए पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इसको कहते हैं पीपी सेल यानी पैंक्रियाटिक पॉली कोशिकाएं या पीपी सेल। ठीक है, चलिए, तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर एक ग्रुप बनता है, जिसे कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह या लैंगरहैंस की कोशिकाएं या लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। ठीक है, अब जो ये इसका अल्फा सेल है, इस अल्फा सेल के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है, भाई अंतःस्रावी है तो इसका मतलब क्या रिलीज करेगी? हार्मोन रिलीज करेगी। तो यहाँ इस अल्फा सेल के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वो होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। बीटा सेल, इस बीटा कोशिका के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। गामा सेल, इसके द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसके द्वारा भी हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो ये चारों प्रकार की सेल और इन चारों प्रकार के द्वारा क्या किया जाता है, जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मेनली आपको इन 3 हार्मोन को याद रखना है। ये जरूर पूछे जाते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है, तो बीटा कोशिका है।
या अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावन करती है, तो अल्फा कोशिकाएं। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़े आगे, बढ़िए आगे। देखो, इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है, वही ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाता है। यानी ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन के कारण, इंसुलिन हार्मोन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा की मात्रा क्या रहती है, रक्त में शर्करा की स्तर कम रहता है। और अगर बढ़ जाए तो किसके कारण भाई, ग्लूकेगॉन हार्मोन के कारण। अतः दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधी हार्मोन है, एंटी एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, और इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, बराबर संतुलन में काम करते हैं। अगर एक भी हार्मोन की मात्रा बढ़ गई तो या तो शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, जैसे अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, या अगर ग्लूकेगॉन की हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो शर्करा की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दोनों जो है एक साथ कोऑर्डिनेशन बैठाकर सही सही टाइम पे और सही समय पे सही हार्मोन को रिलीज करते हैं और एक नियंत्रित मात्रा में हार्मोन को रिलीज करते हैं। चलिए, अब जब हार्मोन की बात चल रही है तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। क्या है भाई, सिक्रेटिन। इसकी खोज की थी स्टर्लिंग एवं बैलिस नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। छोटी आंत के अंदर ड्यूटेरियम की दीवारों पे, छोटी आंत, अगर छोटी आंत की बात करूं तो इसको कहते हैं स्मॉल इंटेंसिटाइन। क्या कहते हैं भाई इसको, स्मॉल इंटेंसिटाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेंसिटाइन है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके 3 हिस्से होते हैं। लाइक ये छोटी आंत है और इसको 3 भागों में बांट दीजिए, है ना। 3 भाग कौन कौन से हैं भाई, 3 भाग को याद रखोगे डीजेआई के माध्यम से। के माध्यम से, डीजेआई। डीजेआई का मतलब है डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। इस छोटी आंत का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। अग्रभाग कहलाता है ड्यूडेनम, मध्य भाग कहलाता है जेजुनम, और जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो कहलाता है इलियम। को हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर थोड़ा डिटेल से। तो यहाँ पर कि भाई पहला हार्मोन कहाँ खोजा गया, छोटी आंत के ड्यूडेनम की दीवारों पर जो है एस सेल नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे गामा सेल, ठीक है। गामा सेल से स्रावित होने वाले हार्मोन के रूप में इस सिक्रेटिन की खोज की गई। तो एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन रेडी हो गए आपके। पहला क्वेश्चन तो कि भाई पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन है। और सिक्रेटिन हार्मोन पाया कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, छोटी आंत में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अंतःस्रावी विज्ञान के जनक। जहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो साइंस की वो ब्रांच की ना क्या कहलाएगी भाई, सबसे पहले तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगी। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, तो एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है भाई, एडिसन, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हार्मोन शब्द। हार्मोन शब्द हार्मोइन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला। हार्मोइन का मतलब है उत्तेजित करने वाला, उद्दीपन पैदा करने वाला, उसको कहते हैं हार्मोइन। लेकिन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, अब देखो हार्मोन का मेन कार्य है किसी कार्य को करने के लिए हमें उत्तेजित करना। लेकिन एक ऐसा हार्मोन है इसके अंदर सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, जो कि जो है मतलब ये उत्तेजित करने की अवस्था को क्या करता है, उसके प्रभाव को कम करता है, यानी उसकी वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। यही एक अपवाद है हार्मोन के अंदर, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन शब्द वास्तव में इसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला, लेकिन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो कि क्या करता है, वृद्धि को रोककर मंदक प्रभाव दर्शाता है। स्टिलिंग ने हार्मोन शब्द दिया था। हार्मोन शब्द की खोज की थी ना स्टिलिंग एवं बैलिस ने, लेकिन इनको हार्मोन शब्द किसने कहा, इन हार्मोन को हार्मोन कहने वाले कौन थे भाई, स्टिलिंग नामक वैज्ञानिक। हार्मोन ऊर्जा तो नहीं देते हैं, हार्मोन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर शारीरिक वृद्धि एवं विज्ञान का नियमन करते हैं। शारीरिक वृद्धि का नियमन, शारीरिक वृद्धि एवं विकास का क्या करते हैं भाई, नियमन करते हैं। तो इनके द्वारा हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी शारीरिक वृद्धि में आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि में कैसे आवश्यक है, अभी जब हम पढ़ेंगे एक एक ग्रंथियों को अच्छे अच्छे डिटेल से। जैसे कि मैं बात करूँ पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जिसके द्वारा मानव शरीर की जो है लंबाई या वृद्धि जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो भाई ये शारीरिक वृद्धि के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्मोन्स अपना कार्य कर लेने के बाद यकृत में नष्ट हो जाते हैं। ये एग्जाम की मतलब अगर मैं बात करूँ ये लाइन, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन अपना कार्य कर लेने के बाद में कहाँ नष्ट हो जाते हैं, यानी हार्मोन हमारे शरीर में बने ही नहीं रहते हैं। एक बार हार्मोन बने, उन्होंने अपना कार्य किया और फिर वो नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा से नए हार्मोन बने। तो हार्मोन अपना कार्य कर लेने के बाद में यकृत में नष्ट हो जाते हैं। और बेसिकली आपने सुना ही होगा कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसमें हार्मोन्स की कमी हो गई या हार्मोन डिसऑर्डर हो गए है, फिर वो वैसे ही आपको टैबलेट्स देते हैं ना, वैसे ही आपको उपचार देते हैं।
चलिए, तो हार्मोन्स अपना कार्य कर लेने के बाद यकृत में नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स वैसे तो बेसिकली क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये केमिकल मैसेंजर है, तो इनकी जो संरचना है वो 3 प्रकार के हार्मोन से मिलकर बनी होती है। एक होते हैं अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन, एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन और एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं हम अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन की। अमीन हार्मोन्स अमीनो अम्ल से बने हैं। एमीन हार्मोन जो है वो अमीनो अम्ल से बना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित हार्मोन में, एफिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एफिनेफ्रिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है। क्या है भाई, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, यानी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा भी होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो पेप्टाइड हार्मोन। 3 से 200 अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर निर्माण करते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, एडीएस हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसटीएच हार्मोन यानी स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन की श्रृंखला में आते हैं, यानी इसके अंदर 3 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक चेन बनाकर इन हार्मोन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड के नाम से ही पता है कि भाई वसा से संबंधित होंगे, तो वसा व्युत्पन्न हार्मोन क्या कहलाते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। जैसे कि लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। तो आपको ये भी याद रखने हैं कि हार्मोन जो कि एक रासायनिक मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से बने होते हैं। भाई इनकी संरचना की बात की जाए तो 3 प्रकार से इनकी संरचना हुई है, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन। अब इनको केमिकल मैसेंजर क्यों कह रहे हैं भाई, केमिकल मैसेंजर, एक बात करूं मैं आपसे कि हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है और उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है, उस एड्रिनल ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, करो या मरो ग्रंथि बोलते हैं ना भाई, कि जब भी कोई भयानक स्थिति आएगी तो उसको देख के हम डर जाएंगे। अब डरने के बाद हमारा दूसरा एक्शन क्या होगा, क्या हम उस स्थिति का सामना करेंगे या उस स्थिति से हम भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। तो वहां पर जो हार्मोन रिलीज कर रही है, तो एक मैसेज मिलता है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग ही हम कार्य करते हैं। अगर हमारे को मैसेज मिलता है कि हमें वही खड़े रहना है तो हम वही खड़े रह के उसका सामना करते हैं, और अगर हमें मैसेज मिलता है कि वहां से भाग जाओ तो हम वहां से डर के भाग जाते हैं ना। इसी कारण से इसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर, यानी कि रासायनिक संदेश वाहक। चलिए अब पढ़ते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में। सबसे पहले लेते हैं हम पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है। जब अपन ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा, तो जब अपन मस्तिष्क की संरचना पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, इसमें यहाँ पर मानव के मस्तिष्क में यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जब अपन अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे थे, तो अग्र मस्तिष्क में एक संरचना थी हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही, इसके हाइपोथैलेमस के आधार तल पर मटर के दाने की जैसी होती है क्या भाई, पीयूष ग्रंथि। क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको मान ले हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हो गया, और इस हाइपोथैलेमस के आधार से बिल्कुल ये मटर के आकृति जैसी, मटर के दाने की आकृति की जैसी होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है भाई, पीयूष ग्रंथि, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबने बेसिकली तो पढ़ ही रखा है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन इसी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। लगभग 8 से 9 हार्मोन ये अकेले पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है, और इसके जो हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन्स का कार्य होता है बाकी सारी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए गए हैं उनके कार्यों को नियंत्रण करना। तो एक तरीके से ये पीयूष ग्रंथि ही बाकी सभी ग्रंथियों पे क्या करती है, नियंत्रित करती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। लेकिन ये स्वयं जो है, ये स्वयं किसके कंट्रोल में है, या स्वयं इसके ऊपर खुद के कौन कंट्रोल करता है, तो इस पे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को इसका सुपर कमांडर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को इसका क्या कहा जाता है, सुपर कमांडर कहा जाता है, या हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या इस पीयूष ग्रंथि का सुपर कमांडर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो देखो पीयूष ग्रंथि सबसे पहले तो कहाँ स्थित होती है, मानव शरीर में मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस में मटर के दाने के आकार की इस तरीके से उस हाइपोथैलेमस के आधार तल पे स्थित होती है।
अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसकी 3 पालियाँ होती है। कितनी पालियाँ होती है भाई? 3 पालियों में ये बटी होती है। देखो यहाँ पर अगर ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए ये तो होता है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के आधार तल से ये देखो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष, इस पीयूष ग्रंथि की 3 पालियाँ होती हैं। 3 पालियों में अगर मैं बात करूँ तो अग्रपाली, है ना, मध्यपाली और पश्चपाली होती है। अब इन हाइपोथैलेमस से कुछ तंत्रिकाएं निकलकर इस पीयूष ग्रंथि के अंदर भी जाती है, जिन्हें हम हाइपोथैलेसिक न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहेंगे। वो तंत्रिकाएं इसके अंदर जाएगी, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कोई भी सूचना है वो कहाँ पहुंचाई जाएगी? इन तंत्रिकाओं के माध्यम से इन पीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचाई जाएगी। अब इस पीयूष ग्रंथि में जो ये 3 पालियां है, 3 पालियां भाई, एक तो जो होगी अग्रपाली, अग्रपाली, और एक होगी मध्यपाली, ये हो गई मध्यपाली, और ये हो गई अग्रपाली, यानी हम इसको कह सकते हैं एंटेरियल लोब। इसको तो हम क्या कहेंगे भाई? अग्रपाली को एंटेरियल लोब कह सकते हैं हम इसको। मध्यपाली को हम क्या कह सकते हैं? को हाइपोथैलेमस लोब भी कह सकते हो, और इसको मिड लोब भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हो गई पश्चपाली, जिसको हम कहेंगे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब। क्या कहेंगे भाई? पोस्टीरियर लोब कहेंगे। तो एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब। और बेसिकली अगर बात करें, ये मध्यपाली बिल्कुल हाइपोथैलेमस से फाइनली कनेक्ट है, तो इसको अपन हाइपोथैलेमस या हाइपोसिफिल लोब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइपोसिफिल लोब भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके 3 भाग है। अब तीनों भागों के द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किए जाएंगे। तो हम पहले वही देखते हैं कि अग्रपाली के द्वारा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, मध्यपाली के द्वारा कौन से, और पोस्टीरियर यानी पश्चपाली के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने के आकार की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है भाई कौन सी ग्रंथि? कौन सी? पीयूष ग्रंथि। क्लियर हो गया ये? चलिए, अब एक चीज और, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये नीचे एक हड्डियों के खोल में पैक रहती है भाई। किसके? हड्डियों के खोल में। और ये हड्डी का खोल जो है, ये है स्टीरॉयड हड्डी। कौन सी हड्डी भाई? स्टीरॉयड अस्थि कहेंगे इसको। स्टीरॉयड अस्थि के अंदर ये पीयूष ग्रंथि जो है वो बिल्कुल सेफ रहती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है, अतः हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम का भी सुप्रीम कमांडर कहेंगे, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहेंगे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी ग्रंथि का भी कोई एक मास्टर है, और वो क्या है भाई? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि 3 पालियों में विभाजित है। अग्रपाली यानी एंटीरियर लोब, यहाँ फिर से बता देती हूँ, ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ये जिस आधार से लटकी हुई है, उस आधार को कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं भाई? इनफंडिबुलम, यानी ये एक हड्डियों का एक हुक है, हड्डियों के ये एक हुक है। इस हुक से ही ये पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनफंडिबुलम, ये आप क्या हो गया? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और आगे बात करूं तो यहाँ इन फंडिबुलम से होती हुई हाइपोथैलेमस की तंत्रिकाएं जो है वो आगे फैलती है इस पीयूष ग्रंथि में, और इस पीयूष ग्रंथि को 3 पालियों में विभाजित करेगी। ये लीजिए 3 पालियों में विभाजित हो गई, और फिर पीयूष ग्रंथि एक और हड्डी के अंदर यहाँ पे सुरक्षित रहती है, ठीक है। तो ये जो हड्डी का ये हड्डी का जो कवर ये बना है, ये है स्टेरॉयड अस्थि। क्या है भाई? स्टेरॉयड, स्टेरॉयड अस्थि। ये कौन सी अस्थि है भाई? स्टेरॉयड अस्थि है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो पीयूष ग्रंथि है और ये स्टेरॉयड अस्थि है ना, इसके बीच में ये जो स्थान है, ये ब्लैंक स्थान जो है, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं इसको? सेला टर्सिका। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पीयूष ग्रंथि और स्टेरॉयड अस्थि के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? सेला टर्सिका कहलाता है। इसमें ये वाली पाली जो क्या कहलाएगी भाई? अग्रपाली, जिसे हम कहेंगे एंटीरियर लोब। क्या कहेंगे भाई? एंटीरियर लोब कहेंगे। और दूसरी ये वाली पाली क्या कहलाएगी? मध्य पाली, जिसे हम कहेंगे मिड लोब, जिसे हम क्या कहेंगे? मिड लोब। अब ये जो अग्रपाली है और जो ये मध्य पाली है, इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे भाई? इन दोनों को संयुक्त रूप से कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। चलिए, और फिर ये जो वाला भाग है ये कहलाएगा पश्चपाली। पश्चपाली जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर लोब। क्या कहेंगे? पोस्टीरियर लोब। और इसको हम कहेंगे न्यूरोहाइपोसिस।
इसको हम क्या कहेंगे भाई, न्यूरोहाइपोसिस। ठीक है, तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली न्यूरोहाइपोसिस कहलाती है, तो पश्चपाली न्यूरोहाइपोसिस कहलाती है, जबकि अग्रपाली और मध्यपाली दोनों मिलकर क्या कहलाएगी, एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाएगी। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो, अग्रपाली एंटीरियर लोब, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है एसटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, जिसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जिसे क्या कहेंगे भाई, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसी को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। और इसी को कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसे कहेंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। या ट्रोपिक का मतलब क्या है, ट्रोपिक का मतलब होता है प्रेरित करने वाला। भाई हार्मोन का काम क्या है, उत्तेजना पैदा करना। तो यहाँ पे ट्रॉपिक शब्द जो आ रहा है वो ट्रॉपिक का मतलब यही होता है प्रेरित करना। क्या करना भाई, प्रेरित करना। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा देखो, दूसरा हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब भी यही होता है उद्दीपन, है ना। स्टिमुल का मतलब क्या होता है, उद्दीपन करना, किसी चीज को उद्दीप्त करना, उत्तेजना पैदा करना। तो यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हार्मोन है एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि जननांग से संबंधित हार्मोन है ना। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जननांग से संबंधित हार्मोन, ये दो प्रकार के होंगे। अब दो प्रकार के कौन कौन से, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा देखो एक हार्मोन रिलीज किया जाता है एलएच। देखो अब यहाँ पर एलएच यहाँ पर भी है और एलएच यहाँ पे भी है, लेकिन ये एलएच जो है ये जननांगों से संबंधित है। कौन सा वाला, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और इसकी जो हम बात कर रहे हैं एलएच, ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन है। इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसे ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन और मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक अलग प्रकार का हार्मोन है। तो ये अग्रपाली के द्वारा 5 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। वैसे तो अगर इन एफएसएच और एलएच को अलग अलग करो तो 6 हार्मोन हो गए, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच और एफएसएच, एलएच और एलएच हार्मोन। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो ये 5 हार्मोन, इन 5 हार्मोन के नाम याद रखने हैं। अब इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अब जो मध्यपाली है, उस मध्यपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो मध्यपाली के द्वारा एमएसएच यानी मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन रिलीज किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, बेसिकली ये जो है मध्यपाली से ही रिलीज होता है। लेकिन मानव के अंदर, मानव में मध्यपाली नहीं होती है। मानव के शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि में मध्यपाली नहीं होती है। मानव में ग्रंथि में मध्यपाली नहीं होती है। तो फिर ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज किया जाएगा, ये हार्मोन रिलीज किया जाएगा इसकी अग्रपाली से। कहाँ से किया जाएगा भाई, अग्रपाली से रिलीज किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो कि एमएसएच हार्मोन यानी मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, जो कि हमारी त्वचा के रंग, त्वचा को रंग प्रदान करता है, त्वचा के रंग से संबंधित है। अगर मिलेनोसाइट हार्मोन नॉर्मल है तो हमारा त्वचा का रंग सही रहेगा। अगर ये मात्रा में वृद्धि करेगा तो रंग क्या हो सकता है, गहरा हो सकता है। और अगर ये कम होता है तो रंग उतना ही क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, चलिए तो मिलेनोसाइड हार्मोन मध्यपाली के द्वारा, पश्चपाली यानी पोस्टीरियर लोब, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओनली सेक्रेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो एडीएच हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इनका सिर्फ पश्चपाली के द्वारा क्या होता है, सेक्रेशन होना है, स्त्रावन होता है। बाकी इनका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन में होता है। ये एडीएच हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो कि टोटल कितने हार्मोन हो गए अगर हम देखा जाए पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये एडीएच हार्मोन को ही वैसोप्रोसिन हार्मोन भी कहा जाता है, और एमएसएच यानी मिलेनोसाइट हार्मोन। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब आगे बढ़े और आगे देखो, अब एक एक करके हम सारे हार्मोन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रपाली के द्वारा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। और इसमें सबसे पहला हार्मोन आता है कौन सा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और नाम से पता है कि शरीर की वृद्धि से संबंधित हार्मोन होगा। किससे संबंधित, शरीर की वृद्धि से संबंधित हार्मोन होगा। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, इसे वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं।
ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाकर, भाई प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन की सहायता से ही होता है। तो प्रोटीन एक तरीके से शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो प्रोटीन के शरीर, क्योंकि अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं ना भाई प्रोटीन, तो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास प्रोटीन ही करता है। तो इस हार्मोन के कारण, किसके कारण भाई, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे अस्थियों में वृद्धि होती है, अस्थियों की वृद्धि को प्रेरित किया जाता है और हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। तो हमारे शरीर के अंदर वृद्धि एवं विकास के लिए हमारे पास, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन होना जरूरी है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होना जरूरी है। अब इसकी अधिकता और इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बोना रह जाता है, जिसे इटिलियोसिस या नैनिज्म या बोनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं। भाई जब कोई व्यक्ति छोटा रह जाता है ना, इसकी लंबाई बहुत कम रह जाती है, तो हम उसको बोना कहते हैं। वो बोना, उसके बोनेपन का कारण क्या है, उसके बोनेपन का कारण है पीयूष ग्रंथि के द्वारा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का कम रिलीज करना। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो व्यक्ति बोना रह जाता है, जिसे इटिलियोसिस कहते हैं, नैनिज्म कहते हैं, नैनिज्म लिखेंगे यहाँ पे, नैनिज्म कहेंगे, या बोनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे बोने व्यक्ति को मिडजेट्स कहलाते हैं, ऐसे बोने व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मिजेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, मिजेट्स कहलाते हैं। ये तो कमी से होने वाला रोग है। अब अधिकता अगर हो गई तो इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति की शारीरिक लंबाई एवं वृद्धि अधिक हो जाती है। इसे भीमकायता यानी अतिकायता या गिग्नेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गिग्नेटिज्म कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि गिग्नेटिज्म या भीमकायता रोग किसके कारण होता है, वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने के कारण। वृद्धि अवस्था पूरी हो जाने के बाद भाई एक लिमिट होती है जहां पर हमारी लंबाई आना आकर रुक जाती है ना, हमारे शरीर की जो लंबाई में वृद्धि होने वाली है वो आकर रुक जाती है, एक लंबाई फिक्स हो जाती है। जब वृद्धि अवस्था पूरी हो जाती है तो इस हार्मोन के अतिश्रवण से शारीरिक वृद्धि तो होती है, लेकिन आनुवंशिक रूप में न होने से शरीर के कुछ ही भागों, जैसे चेहरे की अस्थियों में वृद्धि, हाथों की लंबाई में वृद्धि, सीने की अस्थियों में मोटाई का बढ़ना, ऐसे में शरीर कुरूप दिखता है। इसे एक्रोमिगेली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक्रोमिगेली कहा जाएगा। ये अवस्था क्या कहलाएगी, एक्रोमिगेली। कई बार वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से रीढ़ की हड्डी की लंबाई में अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी लंबाई में अधिक वृद्धि से ये मुड़ जाती है। इसे काइपोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, काइपोलिस कहते हैं, ठीक है। तो ये अवस्थाएं आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रोमिगेली अवस्था क्या है भाई, वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। काइपोलिस अवस्था क्या है, रीढ़ की हड्डी का असामान्य रूप से बढ़ जाना, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब आता है नेक्स्ट हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं भाई, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइडऑक्सिन हार्मोन भाई थायराइड ग्रंथि है, टीएसएच हार्मोन है, तो ओबियसली थायराइड ग्रंथि से संबंधित ही होगा। तो देखो यहाँ पे थायरोट्रोपिन, ये थायराइड प्रभावित होता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा भाई, ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो, थायराइड प्रेरक हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, और फिर थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है भाई, थायरोक्सिन। अब ध्यान से समझना, ये टीएसएच हार्मोन है किसके द्वारा रिलीज किया हुआ, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन रिलीज किया गया है, लेकिन ये हार्मोन किसी दूसरी ग्रंथि को उत्तेजित कर रहा है हार्मोन रिलीज करने के लिए, यानी एक तरीके से दूसरी ग्रंथियों के हार्मोन पर कंट्रोल कर रहा है। इसी कारण से तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि वो बाकी सभी ग्रंथियों के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन पर या बाकी सभी ग्रंथियों को उत्तेजित करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो बाकी सभी ग्रंथियों का कंट्रोल किसके पास भाई, पीयूष ग्रंथि के पास, इसलिए उसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ये हार्मोन, इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहेंगे, और इसी को कहेंगे थायराऑक्सिन हार्मोन। क्या कहेंगे भाई, थायराऑक्सिन हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन या थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और थायराइड ग्रंथि इन हार्मोन को किसके प्रेरणा से रिलीज करती है, थायराइड प्रेरक हार्मोन की प्रेरणा से। ये हार्मोन टीएसएच हार्मोन रक्त में आयोडीन के अवशोषण को बढ़ाता है। भाई ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये रक्त में आयोडीन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे थायराइड आयोडीन की सहायता से हार्मोन जो है, थायराइड ग्रंथि आयोडीन की सहायता से किसका, कौन से हार्मोन, T3 एवं T4। अब ये जो T3 और T4 है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन है। जब हम थायराइड ग्रंथि को डिटेल से पढ़ेंगे तब इन हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे।
बेसिकली बस हम इतना देख रहे हैं कि ये जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, जब ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित कर देता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज किए जाएंगे। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, शरीर के अंदर रक्त में आयोडीन की मात्रा को अवशोषित करेगा। थायराइड ग्रंथि इस आयोडीन की सहायता से एक अन्य हार्मोन T3 MT4 का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। क्लियर हो गई। चलिए आप बस इतना याद रखना, TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों को प्रभावित करता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ACTH हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से पता चल रहा है एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा भाई, एड्रिनल ग्रंथि से। अब एड्रिनल ग्रंथि की बात करूं तो दोनों किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्रंथि, दोनों किडनियों के ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, इस एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला भाग और एक मध्य वाला भाग। ये जो बाहर वाला भाग होता है ये कहलाता है कोर्टेक्स। क्या कहलाता है भाई, कोर्टेक्स कहलाता है। और मध्य का भाग जो होता है वो कहलाता है क्या कहलाता है, मेड्यूला। क्या कहलाएगा भाई, मेड्यूला कहलाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग यानी इसके बाहरी भाग, के बाहरी भाग को नियंत्रित करने के लिए या इसके बाहरी भाग द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से हार्मोन की स्रवणा को प्रेरित करता है ना। तो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज हो उसके लिए उसको प्रेरित कौन करता है, ये एसीटीएच हार्मोन। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये एड्रिनल ग्रंथि और ये इसका कॉर्टेक्स भाग बाहरी भाग और मेडुला भाग अंदर का भाग। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। भाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कह दो या इनको हम क्या कह सकते हैं, जननांग हार्मोन कह दो। भाई जननांग को क्या कहते हैं, गॉनेट्स कहते हैं ना। तो जननांगों को प्रेरित करने वाले, जननांगों को प्रेरित करने वाले हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहलाएंगे। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में हम दो प्रकार के हार्मोन को लिखेंगे। एक होता है FSH जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसे कहेंगे प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। क्या कहेंगे भाई, प्रेरक पुट्टिका हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। अब एक बात करूं, ये प्रेरक पुट्टिका हार्मोन क्या है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, जब आगे हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र तो वहाँ इसकी बात की जाएगी कि ये पुट्टिकाएं क्या होती है। ठीक है, चलिए तो फॉलिकल प्रेरक हार्मोन या प्रेरक पुट्टिका हार्मोन, और इस तरफ होता है LHS हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन। अब ध्यान से समझना, ये जननांगों से संबंधित हार्मोन है तो नर और मादा दोनों में काम करेंगे। नर में इनका काम क्या होगा, मादा में इनका काम क्या होगा। जैसे अगर बात करें, सबसे पहले हम बताते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी प्रेरक पुट्टिका हार्मोन जो है एक मादा के शरीर में क्या कार्य करता है। मादा के शरीर में इस हार्मोन के द्वारा अंडाशय या पुट्टिकाओं यानी फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करता है तथा इन फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। भाई मादा के अंदर जो है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, वो एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, इन पुट्टिकाओं के द्वारा। अब इन पुट्टिकाओं से ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो इसके लिए इनको प्रेरित कौन करेगा, वो करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मादा के अंदर ये अंडाशय या पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है। जब पुट्टिकाएं बन जाएगी, फॉलिकल्स बन जाएंगे तो उससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। चलिए नर के अंदर इसका काम क्या है, नर के अंदर वर्षण या टेस्टिस है ना। वर्षण या टेस्टिस में सोमनीफेरस नलिकाओं द्वारा, सेमिनीफेरस नलिकाओं के द्वारा जो है शुक्र जनन में सहायक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी शुक्र जनन के निर्माण में सहायक होती है। शुक्र जनन की क्रिया जो है नर के अंदर किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित की जाती है, FSH यानी प्रेरक पुट्टिका हार्मोन के द्वारा प्रेरित की जाती है। आगे चले, अब देखो ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन जो है ये मादा के अंदर क्या करेगा, मादा के शरीर में कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। भाई जो मादा के शरीर में अंडाशय होता है उस अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर निकलना वो किसके कारण होता है, कार्पस ल्यूटियम के कारण ही होता है। ठीक है, और अगर बात करूं कि भाई ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसको पूरा अपन जो है मादा जनन तंत्र के अंदर समझेंगे कि कैसे जो है एक महिला में पीरियड्स आते हैं, उन पीरियड्स के आने का कारण क्या है, कैसे महिलाएं गर्भ धारण करें, उससे जुड़ी हुई है ये कार्पस ल्यूटियम की कहानी। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है कौन भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो यहाँ पर FSH हार्मोन का काम तो क्या था, सिर्फ फॉलिकल का निर्माण करना जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर मादा के शरीर में कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित कौन कर रहा है, ल्यूटिनाइजनिक हार्मोन, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। महिलाओं में ये जो दो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये FSH और LH के कारण रिलीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो नर के अंदर,
नर के अंदर इसका कार्य क्या है? ये वृषण में लीडिंग कोशिकाएं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हेतु प्रेरित करती है। वही नर के अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करती है? वृषण टेस्टिस के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये सारी संरचनाएं हम लोग जब नर जनन मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। तो वृषण में लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन इन लीडिंग सेल्स को भी प्रेरित कौन करता है? एलएच हार्मोन यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों कार्य आपको याद रखने हैं। एफएसएच के भी नर और मादा में अलग अलग कार्य है और एलएच के भी नर एंड मादा में अलग अलग कार्य है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की कार्य किस हार्मोन के कारण होती है, तो एफएसएच हार्मोन के कारण होती है। एलएच के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण किस हार्मोन की अधिकता के कारण हो सकता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण हो सकता है। क्लियर है? आगे चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हार्मोन आता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन, या इसे कहते हैं मातृत्व हार्मोन। भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो महिला के शरीर से दुग्ध, मतलब जो महिला की दुग्ध ग्रंथियां होती है उनसे दुग्ध निकालना, मतलब दुग्ध का स्रावन करवाना, वो किसके कारण होगा? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के कारण। तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसे मेमोट्रोपिक हार्मोन या मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन गर्भावस्था के दौरान मादाओं में स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड के विकास को प्रेरित करता है, तथा इसी हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निर्माण होता है, यानी कि मिल्क का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इसलिए इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। भाई ये लैक्टिक शब्द किसके लिए आता है? दूध के लिए आता है, तो इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब अच्छे से ध्यान से समझना, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन सिर्फ दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करेगा, दुग्ध के संश्लेषण को प्रेरित करेगा, लेकिन इन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रवण जो है उसके लिए एक अलग हार्मोन जिम्मेदार होगा, जो कि हम अभी आगे थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसे मातृत्व का हार्मोन भी कहते हैं, एक महिला का अपने बच्चे के प्रति प्रेम भी इस ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के कारण ही होता है, इसलिए इसको मातृत्व का हार्मोन कहते हैं। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो पक्षी है वो अपना घोंसला बनाते हैं, वो अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रह सके, है ना? तो पक्षियों में अपने बच्चों की सुरक्षा का जो ये भाव है वो भी किसके कारण होता है? इसी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है, इसलिए इसको कहते हैं मातृत्व हार्मोन, मेमोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हार्मोन होता है मेटाबॉलिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? मेटाबॉलिक हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय से संबंधित हार्मोन है कौन सा भाई? मेटाबॉलिक हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट में वसा के उपापचय से संबंधित है ये मेटाबॉलिक हार्मोन। मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन एमएसएच यानी मिलेनोट्रोपिक हार्मोन, मिलेनोट्रोपिक हार्मोन जो कि भाई मध्यपाली से रिलीज किया जाता है, मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन। वैसे तो बेसिकली सभी जीव जंतुओं में ये जो मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के मध्य पाली से रिलीज किया जाता है, लेकिन मानव में अगर हम बात करें तो मानव में ये अग्रपाली से रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन, जिसे मिलेनोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, कुछ उभयचर जीवों की त्वचा में वर्णकों के एक समान वितरण का कार्य करता है। भाई हमारी त्वचा का जो भी रंग है उस रंग का निर्धारण ये मिलेनोसाइड ट्रोपिक हार्मोन ही करेगा। ये अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो त्वचा का रंग गहरा होगा, ये कम मात्रा में रिलीज होगा तो त्वचा का रंग जो है बिल्कुल साफ, यानी हम जिसे गोरा बोलते हैं वो होगा, और अगर सामान्य रूप से होता है तो त्वचा का एक नॉर्मल रंग रहता है। मनुष्य में यह हार्मोन अग्रपाली से ही स्रावित होता है, क्योंकि मध्यपाली मनुष्यों में हासिल रहती है, तो मनुष्य की पीयूष ग्रंथि में मध्यपाली नहीं पाई जाती है। तथा मनुष्यों में हार्मोन मिलेनोसाइड के विकास से संबंधित है तथा इनको प्रेरित भी करता है। मनुष्य में यह हार्मोन जो है मिलेनोसाइड वर्णक के विकास से संबंधित है तथा इनको प्रेरित भी करता है। चलिए, तो आज अपन ने क्या करा है? आज अपन ने ना पीयूष ग्रंथि मतलब अंतःस्रावी तंत्र को स्टार्ट किया, और अंतःस्रावी तंत्र में हमने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को पढ़ना स्टार्ट किया। पीयूष ग्रंथि में जो उसके पीयूष ग्रंथि में 3 पालियां है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। उसमें से अग्रपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी अधिकता या कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, वो सब कुछ देखा। नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे मध्यपाली द्वारा रिलीज हार्मोन। भाई मध्यपाली वैसे मानव में होती नहीं है तो एमएसएच हमने यही पढ़ लिया है। तो पश्चपाली द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइक जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, एडीएस हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, वैसोप्रेसिन हार्मोन हो गए, इनके बारे में जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो है फिर हम आगे और ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।